जी, तो अब ये हमने करना है ब्रैग इक्वेशन और डिबे शेरिंग। ये ब्रैग इक्वेशन हमने पढ़ ली है, लेकिन सिलेबस के अंदर एक हेडिंग थी तो मैंने थोड़ा सा इसका ना दोबारा कर दिया है कि ये ब्रैग इक्वेशन आपकी क्या है, उसकी लिमिटेशन, डेरिवेशन, क्रिस्टलाइट क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, और डिबे शेरिंग क्या है। तो ये जो है जी जनाब, ये बाप बेटा दोनों ही लगे रहे हैं, और ये इन्होंने जनाब ये सर विलियम हेनरी ब्रैग, और ये है जी इसका बेटा विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये इन दोनों ने जनाब ये ब्रैग इक्वेशन दी थी। तो इंग्लिश फिजिस्ट, ठीक हो गया जी, W.H. ब्रैग और ये W.L. ब्रैग and his son developed a relation in 1930 to explain why the cleavages faces of crystal appear to reflect X-ray beam at certain angle of incident. The variable d is the distance between atomic layer in a crystal. अंडरस्टूड है कि ये आपका वेरिएबल है, लैम्डा भी आप चेंज करते हैं। क्लियर हो गया कि ये वेरिएबल सारे के सारे ही उसमें वेरिएबल कर दिए कि कौन से डी जो है जो आपका लेयर ऑफ एटम के दरमियान डिस्टेंस है, हर एक क्रिस्टल के दरमियान या क्रिस्टल लेटर्स के अंदर जो लेयर ऑफ एटम जो है ना वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर होगी, यानी कि डिफरेंट डी के ऊपर होगी। और उसके बाद वेरिएबल आपका लैम्डा है कि आपने कौन सा लैम्डा यूज़ किया, कौन सी एनर्जी यूज़ की जो है ना इंसिडेंट एक्सरे बीम की। और एन आपका इंटीगर है, इसकी हमें पता है कि वैल्यू है कौन सी है, पॉजिटिव 1 2 3 जो भी है। क्लियर हो गया। They were awarded with Nobel Prize in Physics in 1915 for their services in the analysis of crystal structure by means of X-rays. X-rays are partially scattered by atom when they strike the surface of a crystal. ये हम पढ़ चुके हैं। The part of the X-ray that is not scattered passes through to the next layer of the atom. यानी कि लेयर आपकी एक्सरेज आई ना, तो आपने लेयर ऑफ एटम यानी कि जो आपका क्रिस्टल है उसको उसके रास्ते में रखा हुआ है, तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ एटम से आपकी जो एक्सरेज या डिफ्रैक्ट नहीं हुई ना, तो वो दूसरी की तरफ चली जाएगी, दूसरी लेयर के पास चली जाएगी, वहां से वो टकरा के जो है ना वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगर वही नहीं तो होगी तो उससे नीचे वाले के पास चली जाएगी। क्लियर हो गया। कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सीधी उसके अंदर से गुजर जाती हैं, जो डिफ्रैक्ट होती ही नहीं है। ठीक है। The part of the X-ray that is not scattered passes through to the next layer of atom, where again part of the X-ray is scattered and the part passes through to the next layer. Clear हो गया। This causes an overall diffraction pattern similar to how a grating diffract a beam of light. कल हमने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने ये सैंपल अपना जो है ना वो क्या करना है, 400, 500, 600 पे जाके इतने वेवलेंथ के ऊपर जाके मैंने स्कैन करना है। इसी तरह आपका क्या है कि वो हम ग्रूव जो होते हैं ना वो उसके सिस्टम के आगे कर देते हैं कि वो लाइट आती है, वो उस ग्रूव के साथ टकराती है, फॉल करती है, तो वो ग्रूव जो है ना आपका सपोज के 600 नैनोमीटर का है, तो जो आपकी वाइट लाइट का पोर्शन जो जिसकी एनर्जी या जिसका वेवलेंथ जो है वो 600 होगा, वो वहां से डिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आएगा और आपके सैंपल से गुजरेगा। इसी तरह क्या होगा कि जो आपकी लेयर ऑफ एटम्स हैं वहां से आपके क्या है एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट होंगे, और वो जो आपके एटम्स हैं वो एज बिहेव करते हैं लाइक अ डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग डिफ्रैक्ट, यानी कि ग्रेटिंग के तौर पे वो बिहेव करते हैं। In order for an X-ray to diffract, the sample must be crystalline and the spacing between atom layer must be close to the radiation wavelength. Radiation wavelength n lambda is equal to 2d sin theta. और दूसरी बात कि क्रिस्टलाइन अंडरस्टूड है कि क्रिस्टलाइन होगा तो हम उसे एक्सरे के अंदर लेके आएंगे ना, क्रिस्टलाइन नहीं है तो उसको हम एक्सरे के अंदर कैसे ला सकते हैं। if beam diffracted by two different layers are in phase, ठीक हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर, इनके वो एक फेज के अंदर हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न शो अ पीक
However, if they are out of phase, destructive interference appear and there is no peak. इनके डिस्ट्रक्टिव के केस में आपकी कोई पीक अपीयर नहीं होती, और कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, आपकी पीक जो है वो अपीयर होगी। ये आगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिफ्रैक्शन अकर ओनली इफ आपका साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर 2d, यानी कि ये सिंपल आप कहेंगे तो ये आपका क्या है, ब्रैग लॉ है। थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द एक्सरे, एन इंटीग्रल है, लैम्डा आपका वेवलेंथ है, डी आपका एटम्स के दरमियान में ये स्पेस है। Since a highly regular structure is needed for diffraction to occur, understood है कि हम क्या कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब आपने सैंपल लेना है तो आपने जो माइक्रोस्कोप है, हाई रेजोल्यूशन वाली जो माइक्रोस्कोप है, उसके नीचे हम सैंपल रखते हैं। बहुत रेयर होता है कि जो क्रिस्टलोग्राफर है वो आपका भेजा हुआ क्रिस्टल जो है उसको रन करे, ऐसा नहीं होता। वो आपसे हमेशा अक्सर केसेस के अंदर यही होता है कि वो सॉल्वेंट पूछ लेते हैं साथ के, जो आपका ये जो क्रिस्टल है ये किस में सॉल्युबल है। वो क्रिस्टल को सॉल्युबल करते हैं, उसका डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना के उसको स्लो इवेपोरेशन से उसकी क्या करते हैं, क्रिस्टल अगेन रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। उसकी वो क्रिस्टल जब उसके पास आ जाती है और वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेता है कि ये क्लियर क्रिस्टल है, तो वो उसको रन करता है। तो इसका मतलब है कि सिंगल क्रिस्टल एक्सरे, सिर्फ एक ही क्रिस्टल हमें रिक्वायर्ड है उसके स्ट्रक्चर लूसिडेशन के लिए। तो वो जो क्रिस्टल होगी हाईली रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि वो जो क्रिस्टल है हाईली रेगुलर शेप वाली होगी, उसके अंदर लेयर ऑफ एटम्स, ठीक है, या जो उसमें डिस्टेंस है डी जो है वो प्रॉपर होगा। क्लियर है? ये नहीं है कि एक लेयर के दरमियान डी और है, दूसरी लेयर के दरमियान डी और है, तीसरी के अंदर डी और है, तो ये डी की वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड होगा, रिफाइन क्रिस्टल आपको रिक्वायर्ड होगी। Only crystalline solid will diffract. Amorphous material will not show up in a diffraction pattern. वो amorphous का तो होता ही नहीं है, उसमें भी क्रिस्टलाइट जहाँ पे होंगे तो होगा। अब हम इसको जरा इक्वेशन को देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन। when a beam of X-ray fall on a crystal plane composed of regular arranged atoms or ions, the X-ray are diffracted. This one, if the waves if the waves are in phase after reflection, यानी कि यहाँ से जाने के बाद अगर ये एक फेज के अंदर हैं, द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टू रेज जो है, द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ एंड लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि फिर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। Does the path difference, ये आप देख लें कि ये जो है ना, ये और ये WY और YZ, WY और YZ जो है ये किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि 2WY, ये आपकी जो इक्वेशन है यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू W, ये जो WY जो है ना ये वाला जो है ये ओवर डी आपका आ गया, या हम कह सकते हैं WY इज इक्वल वो मूद कायदा वतर जो आप कहते हैं, तो उससे ये आपका क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा, और ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। ये आपकी जो इक्वेशन है ये कहलाती है ब्रैग इक्वेशन। क्लियर है? तो ये आपका ये डेरिवेशन आ गई इसकी ब्रैग इक्वेशन की। क्रिस्टलाइट मैंने आपको बता दिया है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है कि ये दो वेव्स आ रही हैं और ये जब मिलें और ये एक ही फेज के अंदर आ जाएं, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ रीइंफोर्स, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और अगर आपके पास ये जो है क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे,
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास आ जाएगा। ये जरा यहाँ पे ना इसको मेरे ख्याल देखते हैं ना, ये थोड़ा सा देखें यहाँ पे ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये नेक्स्ट अब देखते हैं इसको, ये जरा देखें आप लोग ना थोड़ा सा। ये देखें, ये जो आपके ब्राइट है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ये जो है यहाँ पे ये देखें ना, ये एक दूसरे के इफेक्ट को इनहांस कर रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे यहाँ पे। तो ये ब्लैक यानी कि डिस्ट्रक्टिव है, और ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक, क्लियर हो गया। ये अब यहाँ पे दोबारा आप देख लें कि ये आपका, ये मैंने एक एक करके लहदा करके भी दिखाई हुई है। क्लियर है जी क्लास? जी सर, क्लियर। जी सर। यस सर। जी, सर्कमफेरेंस क्या होता है जी? ये सर्कल का पूरा जो है ना, ये आपका जो है ना, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड इट। क्लियर है? यानी कि 2πr, ये इसके इक्वल होगा आपका। देन आपका डिबेशर रिंग है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब आपका पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, सिंगल क्रिस्टल के अंदर, तो हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रिस्टल रखी हुई है, और उसके अंदर से आपका क्या है, वो डिफ्रैक्शन होगी, और डिटेक्टर यहाँ पे मूव करता है, वो उसको नोट करता है, और ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट स्पॉट आते हैं। लेकिन अगर आपका मटेरियल जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन हो, यानी कि उसके अंदर क्रिस्टल लाइट हो, तो उसकी ना हम आगे जाके जब हमने पाउडर एक्सरे पढ़ना है तो उसमें हम उसकी पैकिंग बताएंगे, सैंपल प्रिपरेशन बताएंगे कि जो पाउडर है उसको आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सैंपल आपका यहाँ पे पाउडर फॉर्म के हैं, इसकी पैलेट बनाई जाती है। अब जब पैलेट बनाएंगे तो उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, वो उसके ऊपर केमिकल हम लगा के ना, तो उसकी सरफेस को स्मूथ करते हैं, और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा, वो मशीन होती है उसके अंदर रख के ना, एक उसकी खास डाई होती है, डाई के अंदर हम उसको सैंपल को रखते हैं, 5 ग्राम तक सैंपल हम उसमें लोड करते हैं। लोड करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसकी पैकिंग करके ना, तो उसमें क्या होता है कि वो लोड मेंशन कर देते हैं कितने लोड पे जाके इसको प्रेस करे, प्रेस करके उसमें बाइंडर वगैरह भी डालते हैं ताकि आपके सैंपल जो है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि एक्सरे जब उसके ऊपर डलती है ना आपकी पैलेट के ऊपर, तो सैंपल ब्रेक होने का खतरा होता है। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए फिर हम उसमें बाइंडर वगैरह डालते हैं, सरफेस स्मूथ करते हैं। तो एक्सरेज यहाँ पे इसके ऊपर फिर डाली जाती हैं। एक्सरे जब डाली जाती हैं तो चूंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइट हैं, हर एक क्रिस्टल से यूं फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका आता है, ये इस तरह जो है ना, कुछ उसी तरह बिल्कुल यहाँ से गुजर जाती हैं बगैर डिफ्रैक्शन के, बाकी ये डिफ्रैक्ट होती हैं। और इसमें भी सेम वही केस होगा कि जो आपका डिफ्रैक्शन जो अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ होगा, वो इस तरह आपके पास क्या होगा, रिंग फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये जो रिंग आपके पास आएगा इसे हम क्या कहते हैं, डेबेशेरर रिंग जो है। ये यहाँ पे देख लें कि, और यहाँ पे ये इस तरह करके दिखाया गया कि ये डिफरेंट आपकी क्रिस्टल है। X-ray is non-destructive technique and used to determine crystalline phase and orientation, measure thickness of thin film and multi layers। ये और भी इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है वहाँ पे, लाइक XRF हम कह देते हैं कि XRF को हम यूज कर लेते हैं। इसकी आगे मैं अभी आपको बहुत ज्यादा दिखानी इसकी एप्लीकेशन जो है ना, डिटरमिन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा एटॉमिक अरेंजमेंट जो है। तो ये आपके बेनिफिट हैं किसके, या आपके एडवांटेजेस हैं किसके, सिंगल क्रिस्टल के, या हम सिंपल कह सकते हैं एक्सरे टेक्निक के। क्लियर हो गया? तो जी यहाँ तक द एंड आपका। ओके यस सर। जी, कोई बात आप पूछें तो बताएं। नहीं है तो फिर ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग। सर ये सब्जेक्ट टीचर ही यूपी एग्जाम का पेपर बनाएगा सर?